गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, प्रणाम और जय हिंद। राइट, आज हम देखेंगे इंडिया चाइना कंपटीशन का क्या नतीजा निकलने वाला है 2024 में और किस तरीके से ये कंपटीशन आगे बढ़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि एज फार एज आई एम कंसर्न ये मेन कंपटीशन है, बाकी सब बाद में। इंडिया बड़ा पावर हो सकता है, नहीं हो सकता है, मिडिल पावर हो सकता है, ग्लोबल पावर हो सकता है, कोई मतलब नहीं। चाइना के साथ कैसे निपटना है वो हमारा मेन स्ट्रेटेजिक टास्क होगा 2024 में। उसके कारण है और उसी उन कारणों को अगर हम नहीं समझेंगे तो अ, हम मात खाएंगे। दूसरी बात, आजकल सब बोल रहे हैं इंडिया इज अ ग्रेट पावर, राइट। हम ये शासन है तो चलेगा, ओके, वगैरह वगैरह वगैरह। वो गलत फहमी में नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी को पता होना चाहिए वो कितना पानी में खड़ा है, और ये भी पता होना चाहिए हमारा दुश्मन कितने पानी में खड़ा है, राइट। और एक बैलेंस, संतुलन के साथ हमें एक निर्णय लेना चाहिए हम अपने दुश्मनों के साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे और किस तरीके से उनके साथ निपटेंगे, राइट। मैं दुश्मन बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये बात जब मैं हायर कमांड कोर्स कर रहा था तकरीबन 25 साल पहले, तो उस वक्त के हमारे रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बताया कि चाइना हमारा नंबर वन दुश्मन है। और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गया, आज तक नहीं निकला, राइट। क्योंकि उस वक्त मैं चाइना का एक रिसर्च कर रहा था। खैर, ओके, सबसे पहले ये देखिए हमारा जो कंपटीशन होगा इस मैप के ऊपर होगा। ये मैप कौन सा है? ये न्यू स्टैंडर्ड मैप है जो चाइना ने जारी किया है। उसमें क्या है? पूरा अरुणाचल प्रदेश, आधा लद्दाख, राइट, काफी सिक्किम का हिस्सा उन्होंने अपना मान लिया और अपना मैप में दिखाया है। वो पीछे हटेंगे नहीं। चाइना का ये आदत है, एक बार लिख दिया वो ठान के उसी पे बैठे रहेंगे। बाकी सब छोड़िए, तो ये हमारा मेन फर्स्ट फोकस, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। चाइना हमारे काफी जमीन पर बैठा है पिछले 75 साल से, और उसको मौका मिले बाकी जमीन भी ले लेगा इस मैप के मुताबिक। तो हमारा स्ट्रेटेजिक मुद्दा क्या होगा? स्ट्रेटेजिक मुद्दा ये है कि बाकी जमीन पे रुको आने अंदर आने के लिए, और जो हमारा जमीन है अक्साई चिन तक, उसका लेने का हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए। डेमचौक और देपसांग में जो 2020 में वो आके बैठ गए, वहां पहले धकेलो, और उसके बाद अक्साई चिन तक कैसे वापस लाना है, वो लॉन्ग टर्म प्लान है। पर 2024 में ये चीज कभी नजर से हटाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, एलएसी के ऊपर काफी हद तक प्रॉब्लम्स होंगे। ये इसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि एलएसी के ऊपर कुछ न कुछ वारदात चलता रहेगा, कुछ न कुछ छुटपुट चलता रहेगा। इतना लंबा चौड़ा एलएसी है, इसमें क्या है, हमारा थ्रेट्स भी हैं और हमें अपॉर्चुनिटीज भी है। 3000 किलोमीटर में हमें हमें भी मौका मिलेगा, हम कुछ कर सकते हैं। और ये दूसरी बात पहले बात से जुड़ा हुआ है। ओके, कुछ मूल बातें हैं चाइना इंडिया के कंपटीशन में। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और मिडिल ईस्ट हुआ या एशियन हुआ,
या ईस्ट एशिया हुआ है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो सब दे आर कंफर्टेबल कि हम उभर के वी आर बिकमिंग अ बिग पावर, नॉट चाइना, नॉट पाकिस्तान। ये दोनों देश को मंजूर नहीं है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब वो जो भी करेंगे वो हमारे विपरीत करेंगे। ओके। दूसरी बात, जब तक चाइना एशिया के अंदर इट इज एन अनडिस्प्यूटेड पावर, इकलौता पावर है, वो ग्लोबल पावर नहीं बन सकता। और ग्लोबल पावर बनने के लिए पहले एशिया में अनडिस्प्यूटेड पावर होना चाहिए। उसके सामने इंडिया है, वो उनके दिमाग में बैठा हुआ है, और ये भी हमारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। राइट। द ग्लोबल साउथ हैज मोर ट्रस्ट इन इंडिया, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। जो पिछड़े हुए देश बोलो, गरीब देश बोलो, जो देश जिनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है वो बोलो, कुछ भी बोलो, उसका ग्लोबल साउथ जिसको कहा जाता है। राइट। राइट। पर इन सब के ट्रेड और संबंध चाइना से ज्यादा है। क्यों? चाइना ने इनके अंदर निवेश किया है या कर्ज में फंसा लिया है। तो ये कंपटीशन वहां एक अजीब तरीके का कंपटीशन होगा, जहां हम विश्वास, अच्छा सलूक वगैरह वगैरह के बारे में बात कर रहे होंगे, और चाइना वाला उनको निचोड़ रहा होगा। राइट। सो ये बैलेंस कैसे करना है इन द ग्लोबल साउथ, हमें देखना पड़ेगा। राइट। हमारा फायदा क्या होगा, उनका फायदा क्या होगा, ये भी देखना वाली बात है। और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने ग्लोबल साउथ के देश हैं, चाहे अफ्रीका के हों या हमारे इर्द गिर्द के हों, विश्वास ही नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि भाई पता है, बट वी शुड बिहेव इन सच अ मैनर कि वो चाइना को दूर रखें ऑन सर्टेन इश्यूज। ओके। नेक्स्ट, एशियन, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो वेस्टर्न पैसिफिक के देश हैं, जो चाइना के नेबर्स हैं, या मैरीटाइम नेबर्स हैं या लैंड नेबर्स हैं। ओके। ये देखते हैं कि इंडिया इज द मेजर काउंटर बैलेंसिंग पावर अगेंस्ट चाइना। दे वांट अ हेड्ज अगेंस्ट चाइना, कि चाइना को दूर रखने के लिए हमारे पास आएंगे, उसका फायदा उठाना चाहिए। राइट। कुछ लोग उल्टा भी प्ले करेंगे। ओके। जितने हमारे देश के इर्द गिर्द हैं, चाहे नेपाल हो या भूटान हो या बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, अ, कोलंबो हो, यानी श्रीलंका, ये दे विल ऑसिलेट। कभी ऐसे लगेगा ये चाइना की तरफ झुक रहे हैं, कभी ऐसे लगेगा कि ये भारत की तरफ झुक रहे हैं। वो इसीलिए है कि चाइना ने इनके ऊपर काफी इनरोड्स कर लिया है, खास करके नेपाल में, बांग्लादेश में, अ, श्रीलंका में, और आजकल मालदीव्स में। पाकिस्तान तो छोड़ो ही। ओके। चाइना जो है पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन है। वो कौन बनेगा करोड़पति में, पाकिस्तान का नंबर 1, 2 और 3 लाइफलाइन चाइना है आज के दिन, और कोई नहीं है। तो ये चीजें हैं जो इंडिया और चाइना के जो कंपटीशन है, उसमें अ, हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये मूल सिद्धांत बोल लो या बेसिक इश्यूज हैं, ये कभी नहीं जाएंगे बाहर। ओके। राइट। अभी विल टेक एक एक हिस्सा, और हम देखेंगे इसमें क्या है,
और क्या कहानी है इनमें, और थोड़ा नजदीक मैप को देखिए। पहले एलएसी, जैसे मैंने बोला, एलएसी प्राइम, सबसे पहले हमारा जो कहानी है, इंडिया और चाइना का कंपटीशन एलएसी के ऊपर होगा। एलएसी के ऊपर चुटपुट होंगे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। उसके साथ साथ ये जो अप्रोच होगा हमारे ऊपर, वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के जरिए होगा। उनको पता है हमारे ऊपर इनका ज्यादा असर नहीं होगा, इधर डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रिली, पर नेपाल और भूटान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो संबंध नेपाल और भूटान के साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पर उसके बारे में हम कल बात करेंगे, जब अ, विनोद भाटिया साहब आएंगे, जनरल विनोद भाटिया साहब, उनके साथ नेबरहुड के बारे में हम कल बात करेंगे। बांग्लादेश, 3 दिन में वहां इलेक्शन होने वाला है। मैं पिछले 3 दिन से बता रहा हूं और आगे भी बताएंगे कि जिस तरह मुड़े ये इलेक्शन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश विल बिकम अ मेजर एरिया ऑफ कंपटीशन बिटवीन इंडिया और चाइना, हमें पता होना चाहिए, और इसमें यूएसए का हाथ भी है। तो बांग्लादेश के साथ किस तरीके से हमें संबंध रखना है, थ्रू यूएसए बात करने की जरूरत है डिप्लोमेटिकली, जो आज तक हमने नहीं किया। ओके, उसके साथ बिल्कुल सीधा नीचे आ जाइए, इंडियन ओशन रीजन में श्रीलंका के ऊपर दबाव होगा चाइना का, चाहे वो हम्बनटोटा में क्यों ना हो या कोलंबो पोर्ट में क्यों ना हो। कुछ तो श्रीलंका ने बोल दिया कि अगले 1 साल तक कोई साइंटिफिक वेसल नहीं आएगा, उनका स्पाइस शिप नहीं आएगा। पर श्रीलंका का हालत उतना बुरा है कि उनको पूंछ मरोड़ा जा सकता है चाइना के जरिए, चाइना कर सकता है, क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ है। तो आगे क्या होगा देखने वाली बात है, कैसे इस थ्रेट को निपटेंगे ये भी देखने वाली बात है। मालदीव्स, हमें पता है एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट है, और वो एंटी इंडिया गवर्नमेंट चाइना की तरफ झुकने वाला है, और ये बात चाइना के मीडिया में आ रहा है। अभी तक इट हैज नॉट कम ऑन ग्राउंड, पर जो प्रॉब्लम है कब आएगा देखने वाली बात है। ये आएगा तो एक, ये अच्छी बात है, मल्टीलेटरल, ये लेटरल वो लेटरल, पर हमें स्पेसिफिक इंडियन ओशन में हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा हमें क्लियर होना चाहिए, किस तरीके से निपटना है। म्यांमार, म्यांमार गिव्स एन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। सब सोचते हैं कि श्रीलंका, चाइना वाले आके वहां सब कुछ कर रहे हैं वगैरह वगैरह, पर चाइना को म्यांमार से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं बार बार बता चुका हूं। अब सोचिए, आज तक म्यांमार के अंदर श्रीलंका ने ये चाइना ने पैर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? हिम्मत नहीं है, उनकी फौज में वो ताकत नहीं है, उन उस फौज के अंदर, चाइना के पीएलए के अंदर वो ताकत नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि म्यांमार के अंदर जाके पीएलए बहुत, और ये चाइना बहुत प्रोजेक्ट्स वगैरह कर लेगा, मुश्किल है। यहाँ गेम खेल सकते हैं हम भी खेल सकते हैं, पर उसके लिए अंदरूनी ताकत की जरूरत है मणिपुर में, जो हम आज तक वो प्रॉब्लम का हल नहीं कर पाए। कल या परसों, पिछले 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि मोरे में मणिपुर पुलिस फोर्सेस के ऊपर एम्बुश हो रहा है। कब हुआ शुरू? मई में, 7 महीने हो गए। ओके, नेक्स्ट, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो हम टू फ्रंट वॉर बोलते हैं वो जारी है। हालांकि वो लड़ाई नहीं है, इट्स नॉट अ मिलिट्री वॉर, पर पाकिस्तान चाइना का कोल्यूसिविटी चलता रहेगा, और वो कश्मीर को अनस्टेबल करने में हर वक्त ये करते रहेंगे, ये कोशिश। इंफॉर्मेशन वॉर चलेगा, कुछ पाकिस्तान की ओर से आएगा, कुछ चाइना की ओर से आएगा, पर दोनों के कोऑर्डिनेशन में आएगा।
और पाकिस्तान जो है एक मोहरा बन जाएगा चाइना के साथ, बन गया है, बन जाएगा नहीं, बन है मोहरा, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही बिका हुआ देश है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। वो चाइना जो भी बोलेगा वो करेगा। तो वहां भी इशू है हमारे लिए। नॉर्थ अरेबियन सी जो है एक नया खतरा है। अभी रेड सी और बबल मंडेब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओके, और नॉर्थ अरेबियन सी में रशिया, ईरान, चाइना एंड पाकिस्तान, ये चारों का नेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये इसराइल और हमास का लड़ाई अभी वो रेड सी तक आ गया, बबल मंडप तक। और आज अभी मैं देख रहा था कि ईरान के अंदर एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 100 लोग, कोई न्यूज चैनल बोलता है 70 आदमी मर गए, कोई बोलता है 100 आदमी मर गए। तो वहां भी ये वॉर जो है नजदीक आ रहा है धीरे धीरे। तो ये नॉर्थ अरेबियन सी में जो भी मैरीटाइम प्रॉब्लम हो रहा है, हमें क्लियर होना चाहिए, हमें करना क्या है इसको दम के रखने के लिए। तो बात यह है कि कभी भी इस इलाके में गोली चल सकता है, और हमारा क्या रेस्पॉन्स होगा इसके लिए वी शुड बी क्लियर। क्या हम ऐसे दूसरे ओर मुड़ के देखेंगे, या मुश्किल का सामना करेंगे, या मुश्किल को टालेंगे? समझदारी इसी में है कि मुश्किल को टालना, किस तरीके से टालना है वो देखना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। कई बार ये बोला जाता है कि भैया बड़े कुत्ते को चुप करने के लिए छोटे कुत्ते को मारो, शुरू हो जाओ, एक छोटा कुत्ता पकड़ लो, उसको अच्छी तरीके से पीटो कि बड़ा कुत्ता को पता चले कि क्या हो रहा है। ये भी बोला जाता है कि भाई बड़े कुत्ते को मारेगा तो छोटा कुत्ता अपने आप सीधा रहेगा। तो दोनों स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा, राइट? ओके। तो इंडियन ओशन रीजन, एलएसी, अरेबियन सी और पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये टाइम आ गया है इंडिया को थोड़ा प्रोएक्टिव होने के लिए। प्रोएक्टिव क्यों होना है? ताकि अ, आप देखिए, अगर आप आंख दिखाते हो किसी को, या आप अपना स्ट्रेंथ दिखाते हो किसी को, वो दूसरा आदमी पीछे हटता है। इतने साल हो गए हम पीछे हटते आए हैं। एक टाइम आ गया है जब हमें खड़ा होके हमारे दुश्मनों को बताना चाहिए कि भाई इतना ही और इससे ज्यादा नहीं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना का ताइवान, आसियान, जापान और साउथ कोरिया के साथ प्रॉब्लम्स है, इसमें दो राय नहीं। जिस तरीके से चाइना आके यहाँ दखल अंदाजी कर रहा है, हमें जाके उधर दखल अंदाजी करना चाहिए। जरूरी नहीं ये हम अपना वॉरशिप्स भेजे, बहुत कुछ कर सकते हैं, हथियार भेज सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको, डिप्लोमेटिक असिस्टेंस दे सकते हैं हम उनको। क्वाड, क्वाड काफी दिन से चुप है, क्वाड के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हो रहा है कुछ, यू नो, पर क्वाड चुप, उतना चुप भी नहीं है, काफी एक्सरसाइजेस हुए हैं। सो ये सब, वहां का रवैया अलग होना चाहिए। एक बहुत बड़ी मुद्दा है जो आज तक मैं अपने गवर्नमेंट से, अपने अधिकारियों से ये सवाल वैसे पूछा नहीं, पर उनके बातों से मेरे को इसका जवाब भी नहीं मिला। वो ये है, कल के दिन साउथ चाइना सी के अंदर चाइना फिलीपींस, या चाइना ताइवान, या चाइना जापान के बीच में अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसका फायदा उठा सकते हैं? क्या हम चाइना को टू फ्रंट सिचुएशन में डाल सकते हैं? हम बोलते हैं हम टू फ्रंट सिचुएशन में हैं, पर चाइना वाला तो बोलता है कि वो फोर फ्रंट सिचुएशन में है।
एक फ्रंट है उसको साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का है, एक फ्रंट है ताइवान, एक फ्रंट है उसका बाकी साउथ ईस्ट एशिया, और फोर्थ फ्रंट उसका जापान है। और वो भी पता है उसको कि वो बोलता है ये सब चीज को रिएक्ट करने के लिए चेन रिएक्शन वॉरफेयर, कि एक से लड़ाई शुरू हो जाए और वो चाइना अगर उस साइड कंसंट्रेट करे तो दूसरी तरफ लड़ाई छिड़ सकता है एज अ चेन रिएक्शन। हमें टाइम आ गया है उनको बताने के लिए कि भाई आप कहीं से शुरू कर दो, हम चेन रिएक्शन करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो अलग बात है, ये जरूरी नहीं है उसके ऊपर वार करो। आप तिब्बत में कुछ कर सकते हो, आप नेपाल में कुछ कर सकते हो, और बहुत जगह है जहां हम कुछ कर सकते हैं, पर हमारा इरादा पक्का होना चाहिए और स्ट्रेटजी ठीक होना चाहिए। ओके, इसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस, डिप्लोमेसी, यूएन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में किटपिट होगा चाइना के साथ। यहां तक चाइना विल इंश्योर कि कोई ऐसा पद इंडिया को ना मिले जिसमें इंडिया का स्तर बढ़ जाए। वो पूरा कोशिश करेगा कि यूएन का रिफॉर्म ना हो, वैसे चल रहा है, पर इसको साइड स्टेप कैसे करना है। ग्लोबल साउथ में देयर बी कंपटीशन फॉर लीडरशिप। रश ये नया ये संबंध जो शुरू हो रहा है, मैंने बात बताया, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये क्या है, रशिया इंडिया टाइज के ऊपर प्रॉब्लम्स करेगा, क्योंकि रशिया जो है बीच में, उसका क्या रवैया होगा हमें क्लैरिटी होना चाहिए। अभी हम हाल ही में हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वहां गए हैं, और उन्हें अच्छा बात किया, सब कुछ हुआ है, पर उसका नतीजा क्या होगा एक्चुअली ऑन ग्राउंड, ये देखने वाली बात है। क्या रशिया हमारे साथ देगा जब ये एक्सेस बढ़ रहा है? रियल पॉलिटिक में वी शुड बी रियलिस्ट इन हाउ वी डील विद इट। वी शुड, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट। हम चाइना से एपीआईस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, प्राइमरी गुड्स, ये सब इंपोर्ट करते हैं, और ये इंपोर्ट बढ़ रहा है। आगे आप देखेंगे, हम बताएंगे आपको कि ये सब इतना होने से चाइना के हाथ में हम नलका दे रहे हैं, वो कभी खोले या बंद करे उसके मर्जी। क्या ये सही है? तो हमारा इंडस्ट्री का नीति ये आत्मनिर्भर के विपरीत है। ये कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि हम थ्रू ट्रेड उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर एक हद है, मेरे ख्याल में वो हद पार हो गया। इन्फोवॉर, राइट, एनहेंस्ड इन्फोवॉर, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। पाकिस्तान और चाइना का इनका टोटल कमिटमेंट है इन्फोवॉर का, नैरेटिव बनाने का। हम तो नहीं बनाते, क्यों? एक सवाल आया है मेरे इसमें, क्यों नहीं बनाते हम? दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट, क्वाड। क्वाड का हमने फायदा क्या उठाया? क्वाड का पिछले साल तक काफी बात होता रहा। क्वाड को री एनर्जाइज करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी लैग, 4-5 दिन पहले हमने जनरल राज शुक्ला से बात किया कि चाइना का जो टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में हमारे से आगे है। बहुत कम क्षेत्र हैं जहां हम उनके बराबरी कर सकते हैं, एक आध क्षेत्र होगा जहां हम उनके आगे हैं आगे, इसमें बात नहीं। ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम आगे हम उनसे पीछे नहीं है। लास्ट पॉइंट, कंपटीशन में नहीं, ये कंपटीशन नहीं, लास्ट पॉइंट, न्यूक्लियर एक्सपेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? चाइना जो है अपना स्टॉक पाइल, 2 साल पहले उनके पास 350 न्यूक्लियर वॉरंट थे, आज अनुमान यह है कि 500-600 होगा। अगले 5-6 साल में इनका 1000 तक पहुंच जाएगा, और इनका न्यूक्लियर पोस्चर भी बदल रहा है। तो हमारा क्या रवैया है?
हमारा क्या न्यूक्लियर पोस्चर है। और इस साल ये सब बाहर उभर के आएंगे। हमें सोचने की जरूरत है फोकस तरीके से। क्यों? ये भी बता रहा हूं क्यों। ये पॉइंट्स तो पहले से हैं, पर जैसे हमने और जनरल राजीव नारायणन ने बात किया है, ये साल टर्बुलेंट 2024, लड़ाइयां हैं, चोक पॉइंट्स हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होंगे, क्लाइमेट चेंज होने वाला है, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, राइट। और लड़ाइयां तो के बारे में बात किया, इलेक्शंस भी हैं, काफी हलचल होने वाला है इस साल। और इस हलचल के अंदर चाइना के हलचल भी है। चाइना एक और अग्रसर होकर बाहर घूम रहा है, पर अंदरूनी चाइना जो है वीक, जो हर वक्त बताता हूं, क्योंकि अगला कहानी उसी के बारे में। अब ये देखिए, ये गोल्डमैन सैक्स का ये है। हम सब सोचते हैं कि चाइना का क्या है कि इकोनॉमी डूब रहा है, पर स्थगित नहीं है, उसका इकोनॉमी बढ़ेगा। और गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक ये ऊपर वाले दोनों लाइन चाइना के हैं, चाइना यूएसए, और नीचे वाला लाइन जो है इंडिया का है। और इसके मुताबिक एक साल पहले जब ये ग्राफ निकला था, हम सबको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 2075 तक इंडिया का जीडीपी उतना बढ़ जाएगा। पर उसमें मैंने एक लाल लाइन खींचा है, वो है 2030 तक। क्योंकि अभी से लेकर 2030 तक 6 साल निर्णायक होगा इस कहानी में। ठीक, हम होंगे 6, 5, 6, 7 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी, बड़ा इकोनॉमी होंगे। पर उस वक्त चाइना का भी इकोनॉमी आगे बढ़ने का चांस है। चांस है, क्योंकि ये मैं अभी अगले बताऊंगा कि वो चांस कम है। ये है एक ग्राफ जो जापान सेंटर ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने बनाया है। और ये ग्राफ बनाया है इस पिछले साल के बीच में, कभी 6, 7 महीने पहले। इसमें देखिए, ऊपर वाला ग्राफ जो है नीला लाइन में, वो है यूएसए का है। लाल वाला ग्राफ जो है वो चाइना का है, राइट। वायलेट वाला ग्राफ जापान का है, हरा वाला ग्राफ इंडिया का है। ये जो एक खड़ा लाइन वायलेट में दिया है मैंने, बैंगनी कलर में, वो है अभी 2024 का हालत, और 2030 का हालत इसमें दिखाया गया है। यहाँ है, अभी हम 4 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमी बन गए तकरीबन, थोड़ा कम है, ठीक। और 7 ट्रिलियन डॉलर तक जाएंगे 2030 तक। पर इस ग्राफ में ये बता रहा है कि चाइना जो है 20 ट्रिलियन डॉलर से लेकर तकरीबन 27 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बन जाएगा, राइट। पर एक चीज है कि तय है ये कि आज के दिन ही कभी भी सब देश, सब विशेषज्ञ, सब इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि चाइना का इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी के को पार नहीं करेगा। वो दिन गए, राइट। तो ये है 6 महीने पहले की या 3, 4 महीने पहले की अनुमान। नया एक ग्राफ निकला, ये बहुत यू नो इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ये है ऊपर वाला यूएसए का ग्राफ है, नीचे चाइना का ग्राफ है। ये इसमें जापान सेंटर ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने यूएसए और चाइना का कंपैरिजन किया है। ओके, आप नीचे वाला ग्राफ देखिए। नीचे वाला में एक डॉटेड लाइन है और एक पक्का लाइन है। तो जो डॉटेड लाइन है 2022 तक, 2022-23 तक, वो जो एक्चुअल्स है उसके ऊपर ये बनाया है। और ये डॉटेड लाइन है जो अगर 2022 के ग्रोथ रेट के ऊपर अगर आप एक्सट्रापोलेट करोगे तो ऊपर का लाइन बनेगा। पर अगर एक्चुअल 2023 के फोरकास्ट के एक्चुअल्स के ऊपर जो पिछले एक साल में हुआ है उसके ऊपर फोरकास्ट करेंगे तो चाइना का हालत ये है।
कि उसका जीडीपी उतना नहीं होगा। पर मेरा मानना यह है कि इसको एक और नजर से देखने की जरूरत है। वो नजर क्या है? ओके, फोकस करो इस राउंडल के ऊपर। वहां देखिए, इस फोरकास्ट में ये बताया जा रहा है, अगर 2022 का फोरकास्ट तो समझ लिया हमने, और 2023 का फोरकास्ट भी समझ लिया, कि हमने ये भी समझ लिया इसमें बड़ा सिंपल है कि 2023 का फोरकास्ट ऑफ चाइना जीडीपी 2022 से कम है। पर आप वो सर्कल के अंदर देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2022, 23, 24 इसमें चाइना का ग्राफ पड़ा है, फ्लैट है। इनफैक्ट आप 2023 और 24 के बीच में देखोगे थोड़ा कम है। तो अगर पिछले 2 साल में चाइना का इकोनॉमी फ्लैट चल रहा है, तो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं आगे जाके ऐसे राइज होगा? वो भी फ्लैट चलेगा, जो क्योंकि उसका हालत तो सुधर नहीं रहा। और क्यों नहीं सुधरेगा, ये परसों हम बात करेंगे। आप अभी मान के चलिए सुधरेगा नहीं। क्यों नहीं सुधरेगा? परसों। क्योंकि उसके अप्रोच, मैं इसीलिए बता रहा हूं क्यों नहीं सुधरेगा, उसका अप्रोच एक नया तरीके से देखना पड़ेगा, क्यों नहीं सुधरेगा। और इसको मैं कन्विंस करूंगा आप सब लोगों को कि क्यों नहीं सुधरेगा। ओके, अगर नहीं सुधरेगा, ठीक, तो मेरे हिसाब से अगर 2022-23 के ग्रोथ रेट के मुताबिक अगर आगे उसी ग्रोथ रेट में चाइना चला, तो नीचे वाला डॉटेड लाइन होगा। इसका मतलब अगले 2035 तक ये $20 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचेगा। जापान वाला तो बोल रहा है कि ये तकरीबन $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। 2035 का अनुमान है ये। अगर वही अगर आप 2030 तक देखोगे तो वो बोल रहा है कि $25 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। पर मेरा अनुमान यह है कि ना ये उस तक हाइट तक जाएगा, ना ये पड़ा लाइन में होगा, ये कहीं बीच में होगा। अगर आप समझ रहे हैं तो अगर आप देखेंगे तो जो भी इस साल होगा चाइना के साथ, जिस तरीके से चाइना का अर्थव्यवस्था इस साल चलेगा, आप आगे देखेंगे उसी तरीके से आगे जाएगा आगे। तो ये ग्राफ मैं परसों भी बात करूंगा और आपको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा क्यों मैं ये सब बोल रहा हूं। तो गैप जो चाइना और इंडिया के बीच में है, वो कम होता जाएगा। और क्यों? ये देखिए, ये ग्रोथ रेट्स, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट्स हैं पूरे दुनिया के सारे देशों का। पर इसमें देखिए, इंडिया और चाइना का पहले दो में दिया है, चाइना का ग्रोथ रेट्स घट रहे हैं, इंडिया का ग्रोथ रेट्स बढ़ रहे हैं। ये अनुमान है कि भाई चाइना का ग्रोथ रेट घटता जाएगा क्योंकि इंडिया का बढ़ता जाएगा। और वो एक टाइम आता है इन सब चीजों में कि जब वो क्रिटिकल मास हो जाता है, उस क्रिटिकल मास के बाद ग्रोथ रेट जो है और शूट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल एक्सट्रोपलेशन है जो कर रहे हैं ये। और मेरा मानना है कि एक टाइम आएगा जब तेजी और पकड़ लेंगे। और इसमें मेरे को दो राय नहीं है, चाहे मोदी जी रहे सत्ता में या ना रहे, चाहे और कोई आए ना आए, ठीक, और वो उससे मेरे को मतलब नहीं है। क्योंकि देश जो है हमारा बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। आप और हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा शासन है तो और जल्दी बढ़ेंगे, अच्छा शासन नहीं है तो लड़ाई हुआ तो हमारा पीछे घटेगा। अगर हम लड़ाई अवॉइड कर सकते हैं तो आगे जा सकते हैं। और लड़ाई अवॉइड करने के लिए हमारा जो रणनीति है, रणनीति की बात कर रहा हूँ, रण, कूटनीति नहीं, रण।
ऐसे होना चाहिए कि लड़ाई को अवॉइड करें। ओके? ओके, एक सवाल अभी ले लेता हूँ। व्हाट गारंटी गिवन फिगर्स आर करेक्ट बिकॉज़ नो फिगर्स फ्रॉम चाइना आर डूबियस। ये मैं मानता हूँ। इसीलिए मैंने तो 3 मॉडल बनाया और एक अंदाज लगाया। एक नंबर 2, ये जो भी डेटा है ये जापान का डेटा है और मेरे हिसाब से जापान से जो डेटा आता है सबसे बैलेंस्ड डेटा है। आज तक जो मेरा अंदेशा है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो जापान का डेटा जो है वो बैलेंस्ड डेटा है। मैं इसीलिए जापान सेंटर ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च को फॉलो करता हूँ। तो चाइना का और इंडिया के बीच में राइट, सो जो फासला है वो कम होते जाएगा आगे, और उसके लिए ये साल इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा इकोनॉमी सही हुआ, आगे बढ़ेंगे। चाइना का इकोनॉमी उतना नहीं अच्छा हुआ, तो स्पीड कम हो जाएगा उसका। और वो होगा। क्यों होगा? परसों। राइट, उससे क्या है, ये एक और मैप है, इस पे नहीं जाओ। उसके क्या है, उसके साथ साथ आबादी। इस साल के आखिर तक चाइना का आबादी के प्रॉब्लम्स उभरना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो ओल्ड एज प्रॉब्लम क्यों ना हो, वर्किंग एज सिचुएशन का कम क्यों ना हो, वेतन बढ़ रहा है उधर, लोग मिलेंगे नहीं काम करने के लिए, उनका अनएम्प्लॉयमेंट जो उस कहानी है वो उतल पुतल में है। लोग पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिल रहा है। नॉर्मल हाथ से काम करने के कारीगर नहीं है उनके पास। उनके माइग्रेंट वर्कर्स को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो उनमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं चाइना के अंदर आज के दिन। और ये डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स की वजह से है काफी हद तक इस साल। और अगले 2 साल में चाइना का जो डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है उनको खींचना शुरू हो जाएगा। सब लोग बोलते हैं मेरे को कि सर डेमोग्राफी, वो रोबोट्स लगाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर चाइना का प्रॉब्लम आज के दिन उत्पादन नहीं है। उत्पादन तो उनका वैसे ही होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दो, रोबोट लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, मशीन लगा दो, उत्पादन ज्यादा हो जाएगा। पर उनका बिक्री नहीं हो रहा है भाई। भाई मैं अनाज उगाऊंगा, कोई तो होना चाहिए खाने के लिए। नहीं तो मैं अनाज रख के क्या करूंगा? चूहे खाएंगे। तो इसी प्रकार चाइना में उत्पादन ज्यादा हो रहा है। उत्पादन होने दो। रॉबर्ट थोड़ी ना खरीदेगा जाके चावल कल के दिन। उसके लिए आदमी चाहिए, आदमी है ही नहीं। जनसंख्या घट रहा है, लोग बुढ़ावस्था में जा रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, आप बना कुछ और हो, बाकी देश खरीद नहीं रहे। ठीक। तो चाइना का बैलेंस शीट देखेंगे अभी। व्हाट इज चाइनाज बैलेंस शीट? इट्स द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आज के दिन। पर इसमें ऑल्टरनेट क्या है? इट्स अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी विद स्ट्रक्चरल इश्यूज, जो हमने काफी बार बता चुके। बड़ा इकोनॉमी है पर सुस्त है। लार्ज पॉपुलेशन है पर वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। दोनों साइड देखिए इसका। है पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है आज के दिन, पर घट रहा है। ह्यूज इंडस्ट्रियल कैपेसिटी विद ग्लोबल फुटप्रिंट थ्रू बीआरआई। पर ये इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है सबसे ज्यादा है, इट्स ओवर कैपेसिटी, जिसकी वजह से डिफ्लेशन हो रहा है उधर। कोई खरीद नहीं रहा, लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। और बीआरआई जो है वो बीमार है। ये सोचता कि बीआरआई का सोच क्या था पहले, कि हम इतना उत्पादन हो रहा है, बीआरआई बना दो, पोर्ट बना दो, ये बना दो, वो बना दो, कर्जदार बना दो, फिर हमारा सामान उधर भेजो और वहां खरीदेंगे ये। लोगों को जहां बीआरआई के देश हैं उनको हमारे वस्तु खरीदने के लिए मजबूर करो। वो तो हो नहीं रहा अभी। वो देश को कर्ज में डुबा लो,
इसको खरीदने के लिए फोर्स करो, उस देश से आप सामग्री लो, रॉ मटेरियल अपना फैक्ट्रीज के लिए, खुश रहो। क्योंकि उनको पता था, चाइना वालों को पता था, जी जिनपिंग और गैंग को पता था कि चाइना वाले कंजम्पशन नहीं करेंगे। वो उसके अलग क्यों नहीं करेंगे वो मैं परसों बताऊंगा। उसका इनका पारंपरिक प्रॉब्लम, चाइना वाला खरीदेगा नहीं कुछ, सस्ता में ले लेगा। तो बीआरए नहीं कर रहा है वो काम। बीआरए गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान में खरीदने के लिए क्या है, कौन खरीदेगा उनके पास, या श्रीलंका में कौन खरीदेगा। इनका बीआरआई टप है, तो इनका ओवर कैपेसिटी हो गया, और वो ओवर कैपेसिटी से कोई खरीद नहीं हो रहा है। ओके, फास्ट पेस मिलिट्री मॉडर्नाइजिंग हो रहा है चाइना के अंदर, इसमें दो राय नहीं है। पर इनएक्सपीरियंस मिलिट्री है, नया हवाई जहाज आ रहे हैं, नया पनडुब्बियां आ रहे हैं, नए जहाज आ रहे हैं, इनको किसी ने चलाया आज तक। ये भी बात सुनने में आया 2 दिन पहले, ये रेड सी में, ये बाबल मंडप में जब प्रॉब्लम हुआ था, जब हम हमारा शिप गए उधर बचाने के लिए, चाइना का शिप वहां से चल पड़ा, अबाउट टर्न मार्च, भाग गए। और इनका हिस्ट्री है भागना, ये यूएन डिप्लॉयमेंट में भी भाग गए हैं काफी लोग। सुपरविजन, सुपर पावर विजन है, राइट। पर चाइना एशिया के अंदर सोल पावर तो है ही नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, बनना चाहता है ग्लोबल, पर एशिया में ये इसका पूरा बोलबाला चलता नहीं है। 3 साल पहले चल रहा था काफी, तो उस वक्त सब ने बोल दिया कि भाई इंडिया वीक है, इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। और हमारा जो लीडर्स हैं सब ने ये सोचा कि यार हम चाइना के मुकाबला नहीं कर सकते, पर वो मानसिक स्थिति बदल गया है हमारे देश के अंदर, वो अच्छी बात है, बड़ा एम्बिशियस है। नेक्स्ट पॉइंट, पर फेसेस कंपटीशन फ्रॉम राइजिंग इंडिया। कंपटीशन है, हम देंगे उनको मुकाबला, कैसे देंगे अभी बताएंगे। उनका अथॉरिटेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है, जो प्लस पॉइंट है, जो काम कर सकता है, काम करेगा, धक्का लगाएगा, सब कुछ करेगा, और ठीक है, पर उसका वीकनेस भी वही है, लोकतंत्र नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है, इंटरनल वीकनेस काफी है। तो एक तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावरफुल है, एक दूसरे तरीके से देखोगे तो बहुत वीक है, बहुत ही वीक। तो ये बैलेंस शीट है ना, इसमें हमें दिमाग में रखना चाहिए कि इसको हम कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, हमारा कूटनीति क्या है। मैं ये नहीं बताऊंगा हमें करना क्या है, वो तो फिर ये बता रहा हूं ना हमारे शासन, तो भाई ऐसे करो ना। मेरा काम है ये सब बताना कि भाई चाइना उतना अफलातून नहीं है जितना हम सोचते हैं, इसके बहुत वीकनेस है, जो उसका स्ट्रेंथ है उसका वीकनेस भी है, और हमारा जो मुकाबला उस बेसिस पे चलना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट एंजाइटी। इसका मतलब क्या है, जब दो पावर है, एक पावर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर है और दूसरा राइजिंग पावर है, तो जो राइजिंग पावर है वो ऊपर वाला जो पावर है उसको हटाना चाहता है, जैसे चाइना कर रहा है यूएसए के साथ। चाइना क्या बोल रहा है यूएसए को, भाई हट जा, मैं नंबर 1 हूं। कुछ साल पहले पाकिस्तान का रवैया हमारे साथ ये था कि भाई तुम कौन होते हो, हम ही है। तो ये टाइम आ गया हमें चाइना को बताना है, भाई तुम कौन होते हो, हम हैं, बात तो करो। इतिहास में कभी भी आप देखिए, पाकिस्तान का जीडीपी ताकत वगैरह इंडिया से बहुत कम था, फिर भी उसका हौसला हुआ बात करने के लिए ऐसे। तो जो पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है, हम चाइना के साथ करने चाहिए, जो चाइना यूएसए के साथ कर रहा है। सो क्रिएट द डिस्प्लेसमेंट एंजाइटी, और ये डिस्प्लेसमेंट एंजाइटी हो रहा है। मुझे बड़ा खुशी की बात यह है कि ऑलरेडी चाइना को डिस्प्लेसमेंट एंजाइटी हो रहा है।
पाकिस्तान से हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट एंग्जाइटी नहीं है। पाकिस्तान को अपने आप से डिस्प्लेसमेंट एंग्जाइटी है। इंग्लिश में अगर बताऊंगा तो पाकिस्तान इज इन अ स्टेज वेयर इट हैज टू सर्वाइव इटसेल्फ। पाकिस्तान इज नो मोर आवर प्रॉब्लम। सो अगर हम चाइना चाइना अगर यूएसए को डिस्प्लेसमेंट एंग्जाइटी करा रहा है तो हमें भी करने की जरूरत है, हम जो कर रहे हैं। राइट। दूसरा देखिए, अगर ये वास्तविकता है कि डिस्प्लेसमेंट एंग्जाइटी क्रिएट करो, ये तो बड़ा क्लियर है, यूएसए और हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। सो लेट्स मेक अ सैंडविच। चाइना को दबाओ। किस तरीके से दबाना है? जरूर एक प्लान है, कोई ना कोई कर रहा है ये सोच विचार। और ये जरूरी नहीं है कि हम जब चाइना हमारे ऊपर आक्रमण, ये सवाल यही उठता है, भाई यूएसए के ऊपर विश्वास मत करो। मैं भी नहीं करता विश्वास, पर केस टू केस बेसिस में कोऑपरेशन की जरूरत है। और ये जरूरत नहीं कि हमें आके हमारे साथ आके हमें एमिनेशन दे या कुछ दे कि चाइना के साथ लड़ाई करने के लिए, उसका क्षमता हमारे पास है, मेरे को डाउट नहीं है। मैं लॉजिस्टिक्स के बारे में इस महीना दो तीन और प्रोग्राम करूंगा। हमारे पास हर क्षमता है चाइना को अपना जगह पे रखने के लिए। यूएसए के पास भी है। अगर हम दोनों मिल गए तो चाइना को दबा सकते हैं। और चाइना का डर है, ये चाइना ऐसे डरता है। इसीलिए आज ये जो मैंने पहले आप लोगों को बताया, चेन रिएक्शन वॉरफेयर। चेन रिएक्शन वॉरफेयर, ये जो टर्म जो है, ये लफ्ज जो इस साल यानी 2023 में पहले बार मैंने सुना चाइना के से आते हुए। 2022 में मैंने ये बात सुना ही नहीं। बदल रहा है, स्थिति बदल रहा है। राइट। तो हमें भी हमारा जो रवैया है, नीति जो है, स्ट्रेटजी जो है, टैक्टिक्स जो है, बदलने की जरूरत है। क्या हम बदल रहे हैं? कुछ हद तक यस, पर बदलाव के लिए बहुत बहुत स्पेस है चाइना के साथ। क्योंकि अगर हम चाइना, जैसे मैंने पहले बोला था, बड़े कुत्ते को सॉर्ट आउट करो तो छोटा कुत्ता लाइन में आ जाए। बड़े को चाइना के साथ अगर हमारा रवैया फर्म हो तो बाकी सब अपने लाइन में आ जाएंगे। और पिछले एक साल में ये शिफ्ट हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है। इसीलिए तो श्रीलंका ने बोल दिया चाइना को, अगले एक साल तक आप अपना स्पाई शिप मत लेके आना। एक साल के बाद देखेंगे। ओके। अभी इसका मैं उदाहरण दूंगा, जो भी मैंने अभी तक बात किया उसका उदाहरण दूंगा। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का है कि चाइना इंडिया होप टू टर्न द हिमालयन बॉर्डर टेंशंस एंड पुश मिलिट्री लेवल टॉक्स। ये तो अगस्त की है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। इसका कोई परिणाम नहीं निकला और ना निकलेगा जब तक हम स्थिति को बदलेंगे नहीं। जब तक हालात नहीं बदलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट एंग्जाइटी तो जब तक हम नहीं पढ़ाएंगे तो ये सॉर्ट आउट नहीं होगा। ऐसे बात करते रहेंगे। दूसरी, इन्होंने अभी एक नेवल ऑफिसर को अपना मिनिस्टर बना दिया। इनका बड़ा क्लियर है, दे वांट अ मैरीटाइम एक्सपेंशन। अगर मैरीटाइम एक्सपेंशन है, वो इंडियन ओशन रीजन में आने घुसने का उनका पूरा इरादा है। इसको किस तरीके से कंटेस्ट करना है वो हमारा सोच है। इनको मौका मिल गया है, अभी जो भी रेड सी में हो रहा है उसके जरिए वो वहां अपना नेवी लाके डिप्लॉय करे। अच्छी बात यह है कि ये ये अपॉर्चुनिटी को ये गवा रहे हैं। क्यों गवा रहे हैं? हमारा नेवी वहां जाके हम जो भी करना चाहते हैं कर रहे हैं, चाइना वाले भाग रहे हैं। तो उसी से पता चल जाता है किसका पलड़ा भारी होने वाला है मिलिट्री। ठीक। मिलिट्री का इफेक्टिवनेस
मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ तादाद में नहीं है, नंबर्स में नहीं है, नंबर गेम में नहीं है। नंबर गेम अच्छा लगता है, मेरे पास ये है, वो है, वो है, वो है, पर भैया लड़ोगे कैसे? हर वक्त मैं ये बात करता हूँ, चप्पलधारी तालिबान ने यूएसए को हरा दिया। कैसे हरा दिया? सोचो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये कंपटीशन। कैन चाइना एंड इंडिया गिव स्मॉल इंडियन ओशन रीजन नेशंस व्हाट दे रियली नीड? यही सवाल है। बराबरी में बात कर रहे हैं सब वहां से कि ये क्या चाइना इंडिया कर सकता है, इसका मतलब इंडिया कर सकता है, उनको डर है। ये कोलंबो पोर्ट में एक टर्मिनल अदानी के पास है, एक टर्मिनल चाइना पोर्ट्स के पास में, वहां भी कंपटीशन कंपटीशन हो रहा है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में होने वाला है। जैसे मैंने बोला, बांग्लादेश में जो भी नतीजा निकलेगा हमारा लिए अच्छा नहीं होगा, जिस तरीके से उनके अंदरूनी हालात है। और चाइना के लिए जो भी होगा बांग्लादेश के अंदर, उनके लिए अच्छा होगा। तो बांग्लादेश के साथ हमारा रवैया क्या होगा? बहुत लोग बोलते हैं वो मार दो, काट दो, पीट दो। नहीं होगा भैया। 20 मिलियन के लोग हैं, 14-15 मिलियन की आबादी है, उनको कैसे मारोगे? आप देख ही रहे हो हमास के साथ क्या हो रहा है, और फलस्तीन में क्या हो रहा है, और इसराइल का क्या हालत हो रहा है। ऐसे सोचना बेवकूफी है। हर चीज का एक तरीका होता है, सही तरीका अपनाने से बहुत काम आएगा। ओके, वही बात, ये बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। चाइना इंडिया कोड ग्लोबल साउथ इन कंपीटिंग बीड टू लीड डेवलपिंग कंट्रीज, जो मैं पहले बोल रहा था। ग्लोबल साउथ में कंपटीशन होगा, कि चल रहा है, आगे बढ़ेगा, ये भी है। China's loss is India's gain as Western drug makers pivot despite quality oversight, वो तो बोलेगा। पर बात यह है कि बहुत इंडस्ट्री हमारे ओर आ रहा है, और हमारा इंडस्ट्री को बढ़ाने का मौका है, पर फोकस तरीके से है। राइट, वही बात, फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट एप्पल, अगले 5 साल में ये शिफ्ट होगा। ये ये इरिवर्सिबल शिफ्ट है। ओके, अगर हम सोचते हैं ये डिस्प्लेसमेंट एंजाइटी एक ऐसे एक कहानी है, नहीं है। देखिए, हम भी अपना क्लियर है, वीवो के एम्प्लॉयज को हमने अरेस्ट कर लिया। क्यों? वो यहाँ फ्रॉड कर रहे थे। पहले चाइना के जितने मार्केट, जितने इनके कंपनीज हैं, हर जगह जाके फ्रॉड करते थे। यहाँ तक यूएसए में काफी फ्रॉड किया, पर किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि उनके एम्प्लॉयज को पकड़ के जेल में डालो और उनके अगेंस्ट केस दर्ज करो। हमने शुरू कर दिया। इंडिया एक इकलौता देश है जिसने ये किया है। चाइना को पता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो कहाँ कहाँ उसका हाथ चल रहा है और कहाँ कहाँ उसका हाथ कट रहा है। राइट, और ये सस्ता स्टील हमारे यहाँ डंप करने के चक्कर में थे, और वो इतना सस्ता दे रहे थे कि इनपुट कॉस्ट से भी कम सस्ता दे रहे थे, तो कि वी गेट यूज टू देम, और यहाँ का कारोबार नष्ट हो जाए, जिसके उसके बाद हमें मजबूरन चाइना का सामान लेना पड़ेगा। अगर वो लेना पड़ेगा, धीरे धीरे वो बढ़ा देंगे प्राइसेस को, फिर हमें निचोड़ेंगे। वो हमने इम्पोज कर दिया, और ये वाइडन करने की जरूरत है। राइट, ओके, वही जियोमी, वीवो के साथ जियोमी को भी चाबी लगाया हमने। राइट, जहां अभी सैमसंग, इनका अनुमान है कि सैमसंग विल बिकम द बिगेस्ट मोबाइल सेलर। राइट, तो ये है मेन प्रॉब्लम। चाइना इंडिया ट्रेड टेंशंस कंटिन्यू इन 2024, may continue in 2024, but बीजिंग doesn't want to rock the boat। इसका मतलब, अगर इस आर्टिकल में देखेंगे, जो मैं पहले बोल रहा था ट्रेड डेफिसिट जिसके बारे में मेरे को प्रॉब्लम है,
वो ये है कि अगर ट्रेड डिफिसिट इतना हो जाएगा तो उनके हाथ में नलका होगा, कभी भी खोलो कभी भी बंद करो। तो अगर हम कुछ आइटम वहां से ले रहे हैं, उसके ऊपर कुछ और करके हम किसी और को बेच रहे हैं, तो वो हो नहीं पाएगा। चाबुक उनके हाथ में जा रहा है धीरे धीरे। तो हमारा पॉलिसी होना चाहिए, अगर ये बैलेंस होना है तो किस तरीके से वो सामान, जो प्राइमरी गुड्स हम यहाँ बना सकते हैं, ये हमारा चैलेंज है हमारे लिए। ओके। एक और चीज है, रशिया। रशिया हैज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इस इलाके में। हम क्यों रशिया के साथ बात करके चाइना का नंबर नहीं काट रहे? जैसे म्यांमार, म्यांमार में रशिया का बोलबाला काफी है। अगर हम और रशिया मिल गए तो म्यांमार का प्रॉब्लम, म्यांमार जो है वो चाइना के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरीके से रशिया को हम, बहुत जगह है जहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मालदीव्स में कर सकते हैं। और रशिया को चाइन यूएसए के अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कभी भी यूएसए आनाकानी करता है। तो रशिया का इस्तेमाल हम क्या सही कर रहे हैं? ये इंडिया चाइना कंपटीशन में काम आ सकता है। राइट। ओके। ये एक, फिलीपींस छोटा सा देश है। हर रोज उसका और चाइना का मुठभेड़ हो रहा है, फेस ऑफ हो रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। ये देखो हेडलाइंस देखिए इधर, हाउ फिलीपींस साउथ चाइना सी नेम एंड शेम स्ट्रेटजी पुट बीजिंग ऑन द बैक फुट। पिछले 10 साल में आज तक मैंने ऐसा हेडलाइन कभी नहीं देखा। किस तरीके से फिलीपींस का नया स्ट्रेटजी है, वो चाइना को पीछे धकेल रहा है। अभी चाइना को प्रॉब्लम हो रहा है कि साउथ चाइना सी में हम सोचते थे कि चाइना हावी हो गया, सबको सॉर्ट आउट कर गया। ये नहीं, अभी चाइना को प्रॉब्लम हो रहा है। और साउथ चाइना सी के बारे में इस महीने में कहीं ना कहीं आपको एक फुल प्रोग्राम करेंगे, ताकि हमें पता चले किस तरीके से फिलीपींस जो है ना चाइना से निपट रहा है। एक एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। छोटा सा देश है फिलीपींस, फिर भी चाइना को उंगली ही नहीं दिखा रहा है, उसको ऐसे उंगली भी दे रहा है, और चाइना कुछ नहीं कर पा रहा। वी हैव लॉट टू लर्न स्ट्रेटजी। ओके। तो ये थे, लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि 2024 में चाइना के साथ प्रॉब्लम्स रहेंगे। एक चीज है बोलना कि प्रॉब्लम्स रहेंगे, किस तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे, मैंने आज, मेरा कोशिश ये था कि आपको बताया कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स होंगे। परसों मैं बताऊंगा कि चाइना कितना प्रॉब्लमेटिक देश है, चाइना क्यों उभर के बाहर नहीं आएगा, हमारा अपॉर्चुनिटीज क्या है उसमें नजर आएगा। फिर आगे जाके देखूंगा कि हमारा नया अगर स्ट्रेटजी है चाइना के साथ, उसको कैसे इख्तियार करना है। तो अभी मैं आप लोगों का सवाल का जवाब दूंगा, जो भी है। ओके। मेरे ख्याल में ये कल भी था, तो वेलकम राणा जी। ओके। या, there's been a massive misinformation campaign targeted India, इसमें वो राय नहीं है। आज मेरा एक सवाल आया है कमेंट्स में, क्यों हम अपना आईएसपीआर खड़ा नहीं कर सकते? अगर पाकिस्तान के पास है और चाइना के पास अपना है प्री वॉरफेयर स्ट्रेटजी के लिए, तो एमएसएस है उनका, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, तो हमारे पास क्यों नहीं है? तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे जाके। राइट। Why there cannot be two Asian powers? Neither we are going anywhere nor China. ये अच्छी बात, अच्छा सवाल आपने पूछा। हम भी यही बोल रहे हैं, पर चाइना नहीं मानता है। China doesn't want two Asian powers. China wants only one Asian power, and that power has to be China. So that is why there's a problem. Okay.
Let's be very clear. Okay. Do you have enough production capacity for military equipment compared to China? Yes, we have. Why? For the simple reason, हमारा requirements कम है. We don't need lesser production capacity compared to China. Because China is also in a two-front situation. And it has 14 borders. So it needs a much bigger capacity. One. Number two, it has to get all its capacity. It's in you know, eastern China. It has to get everything to Tibet to fight with us militarily. We don't need that. So our lines of communications are shorter and we have enough capacity. And we can match up whatever we want. I have no doubt about it. I have no doubt about it because I've done a study on it. I can't talk about it. And in fact, one day, General Bipin Rawat and I had a talk. When he was the vice chief, I was the DGRT. Bipin and I were good friends from before. And I explained to him, I said, look, we are in a state to do what we want with China. This was in 2015-16. And in 1 year, 1.5 years, we'll be ready. 2017 हमने जब डोकलाम में पंगा लिया था उसके आधार पे किया या ये कंपटीशन इसलिए होगा कि कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं. कंपटीशन का मतलब यह है कि छुटपुट उससे ज्यादा होगा नहीं. राइट. कंपटीशन विल टर्न इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट जब गोली चल गए. तो अभी तक कंपटीशन टाइप ही हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट. और ये छोटा लास्ट देखिए, अगर आप देखेंगे तो 1.5 साल हो गया जब एलएसी में कुछ हुआ. व्हाई? क्योंकि ही इज सफरिंग कैजुअलिटीज ऑन द एलएसी. ही विल नॉट स्टे. ओके. Okay. Sir, recently our government signed a historic peace treaty with Ulfa. It's not historic. It's a waste, it's not a great thing as you think it is. It is Ulfa was a dead force. Okay? This is more of a political treaty, so don't call it historic. Right? Would India involve its military in case of Taiwan? We must. We must. There is a way to do it. You have to calibrate your story. अगर ताइवान और चाइना के बीच में अगर कुछ हो गया तो हमारे लिए मौका है. अगर आप वो गवा दोगे चुप बैठ के तो फिर बेवकूफी है. It seems we are alone with Russia, more pro-China, and USA increasing. Look, USA is not needling in our private internal affairs. Be very clear about it. Pannu episode is a third-rate episode. वो तो खत्म हो गया, सब भूल गए. जगप्रीत जी, अगर आप लगे रहोगे मुन्ना भाई की तरह फिर तो पन्नून रहेगा. अगर आप उसको नजरअंदाज कर दोगे वो तो खत्म हो जाएगा. इट्स नॉट अ बिग इशू. Yeah, we have a problem. We have a problem, and that problem is basically an economic problem which we have to resolve of the trade deficit. Can you make videos at 1080 because sometimes map resolution is not clear? No, I can't. That's the channel problem. It's not my problem, it's a channel problem. I can't make it at 1080. Right? No. The Qatar fiasco shows how sluggish Indian. No, I don't think so, Anand, because we have done well in Qatar. If our people are not get that's off the death row, they'll come back. Don't worry. And yeah, when that Qatar episode took place, and I did this episode called Qatar, the gas superpower. On that day, I had said that these people will come back one fine day. They'll not be. Nothing will happen to them, and that's come true, isn't it? So why are we already thinking that we are failure? One of the biggest problems in India is that we think we are failures. We are not confident about succeeding. या ये भी देखिए, ये भी बोल रहे हैं पन्नू एपिसोड के अलावा और कुछ सोचता नहीं.
क्योंकि हमारा सुई अटक गया है। हमारा सोच ये है कि बाकी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। भैया आप बाकी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं ना। सी व्हाट वी आर डूइंग रादर देन व्हाट वी आर नॉट डूइंग। Yeah, this I have already told you. I never take one figures. I take a whole lot of figures and do my own estimation. So that's the whole thing. What's the status of BRI? BRI is absolutely dead. It has failed. Right? In which countries? Then maybe I'll do another episode on BRI to see the state of BRI. So wait till then. Okay, Tushar. Will China be able to make a permanent negative impact on our neighbors due to its massive investments? No, it can't happen. See what's happened in Sri Lanka. What's happening in Nepal? Nepal, we'll discuss this tomorrow. Tomorrow we're going to talk of neighboring countries. Just wait till tomorrow with General Bhatia. We'll talk about that. Yeah, this is a long story. Forget it. I'm not going to waste my time on this. There is no difference between VSM R and VSM V. Let me tell you, some people use R as retired. Some people use V as veteran. That's the same thing. VSM तो एक ही होता है. Where does Russia fit in? It doesn't fit in anywhere. What is chain reaction warfare? Chain reaction warfare is a Russian Chinese concept where they feel if they get into a conflict with one nation, it might set off a conflict with other nation because the other nation might take advantage of the situation. And they have a problem of four chain reaction warfare setting off. Can we develop Indian military industrial complex to sell weapons to our neighbors such as Nepal, Vagara, Vagara, Vagara? See, this is our, we have to have a national policy. यही तो competition की बात कर रहा हूँ भैया. आप उसको फ्री में दे दो यार. नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को फ्री में वेपन्स दे दो मेरी तरफ से. म्यांमार को. तभी they will be dependent on you. And हमारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को will be okay. Our state has to step up to this. You need policies. You need major policies for do this. It's feasible. But हमारे देश में वो काबिलियत नहीं है. काबिलियत इसीलिए नहीं है, काबिलियत बनाने का नहीं है, काबिलियत सोच का काबिलियत आजकल वो हुआ नहीं. Okay. Do you think net security provider means? What do you think net security provider means for India? Net security provider means that you are prepared to take action in this area. Today you are not prepared to take. We'll have to see what is your irada to take action against Houthis. Do you have the capability to do so? So these are the issues which we have to think of when you talk of India-China competition. सोच, ये जो सोच है ना, इसमें बदलाव की जरूरत है. अगर ये बदलाव नहीं हुआ तो हम आगे कैसे जाएंगे? शक्ति नहीं बनेंगे. अगर हम पन्नून, देखिए आप लोगों ने आज 4 सवाल पन्नून के बारे में बात किया. एक थर्ड रेट सरदार जी जो कनाडा में और यूएसए में बैठा है, वो आपको अपसेट कर देता है. ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि वो इंडिया कैसे बनेगा. तो सोच है यार उसके, क्या है, छोड़ो उसको. यूएसए के साथ कुछ कुटपिट हो गया. दो भाइयों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता है. माँ बाप के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता है, इसीलिए तो डाइवर्स बोलते हैं. माँ बाप और बच्चों के बीच में भी लड़ाई होता है. ये ऐसे ही है, किटपिट ठीक है, बट योर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज इंटैक्ट स्टिल. बड़ा पिक्चर देखने की आदत होना चाहिए. हमारा इंडिया में छोटे पिक्चर हम चुनते रहते हैं. ओके. Power expansion. China thinks of its power expansion in terms of island chain. Strait of Malacca would be third island. Yes, we all know this.
They cannot project power beyond the first island chain unless they break the first island chain, which they have not been able to do. No, we are not going to talk of all this. Look, I'm not going to take questions on issues which are not relevant to the subject. Be very clear. Don't ask. You ask me any question on the subject we are talking of. Hereafter, I'm not even going to look at sub questions which are not relevant to the topic. What is the weapon capabilities India must have its arsenal by 2030? Uh, well, this is a thing which I can't tell you. But let me tell you, we know what we want. Because there is a uh, perspective plan in place, a long term integrated perspective plan in place that always gives you a 15-year horizon. Why 2030? We are very clear what we should have by 2050. And we also know what we can have. Be rest assured. We are not someone who doesn't know about it. Does China have the confidence and the intent to act offensively against China? India have the okay against China rather than just being defensive. I think you have to wait for General Narayane's book. I think somewhere he mentions, I read it somewhere, that he is now talking. The moment we shifted one core to the northern borders, we've generated offensive options. That is why China is now hesitant to do anything there. Because the moment you have some offensive options, he's in a back foot. Okay. Yeah. It's 50,000 troops China have on LAC enough to launch a limited war or just posturing. Hey, we also have that many. Today we are like two elephants who can only bash their heads against each other. Unless you do maneuver, which China can't do and we can do. In my view, offensively, we have the better options, not them. Do you think China will be a more problem if it expands BRI? Yeah, China will always be a problem if it expands its BRI, but it cannot expand its BRI because it doesn't have the capacity to do so today. And it doesn't have any naval base. Any naval base to come up will take 10 years more. Yeah. Last question. No, I will not talk of babus and we will not talk of such things. I would like to talk ill of our, IAS officers because at the end of the day, they have to make things happen. And it's my experience that if you uh, put things across to them well and they get right political direction, they do things well. That's my personal experience. I've not had problems with them. Right. So I don't think we are in the same. Yeah. Semiconductor, yeah. We have stopped talking of it because it's gone off the radar. We are talking of Panun. We are more interested in talking of Panun. आप बाकी चैनल्स में जाके देखो पनून पुनून के बात ही होता है आप वहां जाओ और बात कीजिए यहाँ मत आइए राइट और सेमीकंडक्टर्स के बारे में आई कैन डू अ टॉक आई कैन डू ऑल दैट बट नो वन कम्स राइट दैट्स अ प्रॉब्लम you want Sansoni case but Adil let me tell you those chaps are going to come. Micron is going to come and set up the semiconductor factory here. There's no doubt about it. It will take time. At that time itself, I had said this is going to be a 5-year, 10-year plan. It's not going to happen overnight. Right? Semiconductors are, like I tell people, भैया you want to make chips. आप सोच लो पोटैटो चिप्स बनाना है तो कल बना सकते हो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना है तो आप 5 साल 10 साल लगेगा इट टेक्स टाइम राइट यू इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट इट्स ओनली अगस्त में हुआ ना ये सब कुछ अगस्त में मोदी जी गए अभी से 5 महीने हुए हैं टेक टाइम आएगा डाउट नहीं है मेरे को Will Gwadar pose a threat to any naval maneuver in Arabian Sea? Yes, it will. There's no doubt about it.
But first, Gwadar has to come up. Gwadar has not yet come up. I think it's about 5 years away before it can come up. After that, China has to have the capability to come and put its ships there. And then what will be the state of Pakistan by then? So a lot of imponderables there. So Gwadar is a work in progress. And that is why I highlighted today the issue of North Arabian Sea, Russia, China, India, Russia, China, Iran, Pakistan. Okay. Uh, A100, A300 is not very great. It's like Smuch. We have it, so it's not a big deal. A300 is a longer thing. It's not. It's not. To me, it's a non-starter. What will Pakistan do with all this? That's the problem. क्या करें? अमेरिका को कुछ इंसल्ट सहना करें, सहन करें इंडिया? नहीं नहीं यार, ऐसे बेवकूफी से बात मत करो. कोई ऐसे नहीं हो रहा है. कोई वी आर नॉट गेटिंग इंसल्टेड. You have to see what the Chinese American media says about us. They feel we are insulting them. So यहाँ के लोग ऐसे उल्टा बात कर रहे हैं. Okay. We would love to hear your thoughts about quantum computing and war. Quantum computing and war is a long way away. But we'll do some basic videos on quantum computing down the line. I'm already lined up people who are going to talk to you about AI. We're going to talk of data fusion. We're going to talk of social media. We're going to talk of all that. We're going to start. That has just started. We will do it. Okay. So don't worry. So fine. I have now done with today's talk. Tomorrow we're going to talk about the neighborhood. परसों हम बात करेंगे back to China on why China will not grow. Tell all your friends to come and listen because ये अलग होगा. ये अलग क्यों होगा? मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ. Because हमने इनको कभी समझा नहीं. और ये मैं अक्रॉस द बोर्ड इंडियंस की बात कर रहा हूँ. क्योंकि इनका जो 18th कांग्रेस पार्टी में जो बोला, 19th कांग्रेस पार्टी में जो बोला, 20th कांग्रेस पार्टी में बोला, अगर आप इसको परखोगे तो एक दृश्य निकल आता है. और वो दृश्य परसों मैं बताऊंगा. तब के लिए जय हिंद.